वेलकम टू PW ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज 19 जनवरी 2024 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। देखिए, कई सारे वो आर्टिकल्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट कुछ जानकारी उड़ान के बारे में है। और आज की जो ये क्लास है ये लाइव नहीं है, ये मैंने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप सभी के लिए तैयार की है। सिंस आई वॉज ट्रेवलिंग समवेयर, तो यहाँ पे लाइव क्लासेस पॉसिबल नहीं थी, तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनकी मदद से ये आपका करंट अफेयर्स का सेगमेंट प्रिपेयर कर लिया है। बाकी ये जो उड़ान के बुकलेट्स हैं, कि 3 बुकलेट्स मेडिवल, एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर की लॉन्च हो चुकी हैं, और बाकी बुकलेट्स आपको 31 जैन को मिल जाएंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए किताबें। QR कोड को स्कैन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो जगन्नाथ टेम्पल कॉरिडोर के बारे में है। उड़ीसा की सरकार ने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है एक बहुत ही एम्बिशियस टेम्पल प्रोजेक्ट। ये उड़ीसा की सरकार का इनिशिएटिव है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। जहां एक और 22 जनवरी का सभी लोगों को इंतजार है, बिकॉज जो राम मंदिर है अयोध्या का, वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को। तो पूरा देश उसकी तैयारी में ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन इन बिटवीन अभी जो उड़ीसा की सरकार है उन्होंने जो ये जगन्नाथ टेम्पल कॉरिडोर है इसे इनॉग्रेट कर दिया है। इस पूरे हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट में 800 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, जो कि जगन्नाथ टेम्पल के आसपास तैयार किया गया है। इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके का इंफ्रा डेवलपमेंट किया गया है, और इसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसे नाम दिया गया था अबाधा प्रोजेक्ट, एंड दैट वाज ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक कम्युनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। ध्यान दीजिए, ये जो भी आसपास रिलीजियस साइट्स पर इंफ्रा को डेवलप किया जाता है वो काइंड ऑफ एक रिलीजियस टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है, जिससे वहाँ की इकॉनमी बहुत फ्लरिश होती है। इसीलिए आपने देखा कि कई सारे जो टेम्पल्स हैं उनके आसपास खूबसूरत कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। इसके अलावा जो और कई सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पर वो सारे कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं। इन कॉरिडोर्स की अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज़ होते हैं जो ऐसे प्लेसेस को पिलग्रिमेज के फॉर्म में विजिट करते हैं, और वो उस रीजन की, उस स्टेट की इकोनॉमी को फ्लरिश करने में हेल्प करता है। ये जो 800 करोड़ का हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगन्नाथ टेम्पल को चारों ओर से घेरता है। एक कॉरिडोर डेवलप किया गया है जो चारों ओर से जगन्नाथ टेम्पल के चारों ओर बिल्ड हुआ है। यहाँ पर देखिए बहुत कंजेशन रहा करता था पहले, और बहुत सारे छोटे छोटे एस्टैब्लिशमेंट हुआ करते थे जो इस पूरे एरिया को काफ़ी कंजेस्टेड बनाते थे। लेकिन बाद में जब इस पूरे कॉरिडोर को प्लान किया गया तो इस पूरे एरिया को खाली कराया गया, और इसके बाद एक खूबसूरत सा कॉरिडोर इस मंदिर के चारों ओर डेवलप कर दिया गया। ब्रॉडर इनिशिएटिव जो रहा वो ये था कि जो होली सिटीज़ हैं उन्हें रिजुविनेट कर रहे हैं। 75 मीटर का ये कॉरिडोर यहाँ पे डेवलप किया गया है टेम्पल कॉम्प्लेक्स के चारों ओर। इस पूरे कॉरिडोर में घूमते हुए लोग मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और एक प्रॉपर विजुअल अवेल कर सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत रहेगा ये पूरा कॉरिडोर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में कुछ फंडामेंटल्स जानिए जो कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। नाउ, ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का एक फॉर्म है। यहाँ पर जो मेन डेटी हैं वो लॉर्ड जगन्नाथ यानी कि भगवान जगन्नाथ हैं, जहाँ पर उनके भाई बालभद्र हैं और उनकी बहन सुभद्रा भी वहीं पर दिखाई जाती हैं। ये 4 धाम जो पिलग्रिमेज है उसका पार्ट है, जैसे कि बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। पुरी में जगन्नाथ। तो जब 4 धाम की बात आती है तो यहाँ पर पुरी का नाम आता है, और पुरी में जगन्नाथ टेम्पल इज पार्ट ऑफ 4 धाम यात्रा। हिंदूज में काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है इस 4 धाम की यात्रा को। कहा जाता है कि एक व्यक्ति को अपनी अंतिम सांस लेने से पहले इन 4 लोकेशंस को ज़रूर विजिट करना चाहिए। ये कलिंगा आर्किटेक्चर के फॉर्म में डेवलप हुआ है, जहाँ पर जो शिखर है उसे देउल कहा जाता है। ये नागर स्टाइल का ही एक सब वेरिएंट है। जो टेम्पल है उसके बारे में मान्यता ये है कि इसे 12th सेंचुरी के आसपास किंग अनंत वर्मन छोदगंगे के द्वारा डेवलप करवाया गया था, जो कि ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे। एक यूनिक रिचुअल होता है यहाँ पर, जहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ पर डेटीज़ हैं वो आपको पत्थर की नहीं मिलती, मेटल की नहीं मिलती, बल्कि लकड़ी की जो डेटीज़ हैं लॉर्ड जगन्नाथ और उनके भाई और उनकी बहन को यहाँ पे बनाया जाता है। और यहाँ पर जो एक यूनिक रिचुअल है जिसमें इस वुडन फॉर्म को समय समय पर बदला जाता है, उसे 8, 12 और 19 सालों पर इस इंटरवल पे समय समय पर चेंज किया जाता रहता है। ठीक है, इसे देखिए नाबाग लेब्रा कहा जाता है। ये क्या प्रोनाउंसिएशन है, मे बी मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो पूरा रिचुअल है उसका एग्जैक्ट नाम क्या है। ठीक है, तो ये जो एनुअल रथ यात्रा है, यानी कि यहाँ पर एक चैरियट फेस्टिवल होता है, ये बहुत ही नोन है, बहुत ही फेमस है। ग्रैंड प्रोसेशन होता है। हाँ, एक खास बात है
कि जब ये पूरा प्रोसेशन होता है तो वहाँ पे नॉन हिंदूज़ को अलाउ नहीं किया जाता इस टेम्पल प्रेमाइस में। एट द सेम टाइम इन जनरल भी जो नॉन हिंदूज़ हैं वो जगन्नाथपुरी टेम्पल में अलाउड नहीं होते हैं। जो टेम्पल का कॉन्सेक्रेशन है, यानी कि जो उसकी सेंक्टिटी है, जो एक पूरा एरिया है, वो इस पूरे एलेबोरेटेड रिचुअल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पूरा मामला जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में। लेट्स गो अहेड, देखते हैं अपना अगला आर्टिकल। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ऑपरेशन सर्व शक्ति के बारे में है। इंडियन आर्मी एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गई है और लॉन्च किया गया है ऑपरेशन सर्व शक्ति। ये टेररिस्ट एक्टिविटीज को जम्मू एंड कश्मीर में काउंटर करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑपरेशन सर्व शक्ति इज रिलेटेड टू, और आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और आपको मार्क करना होगा एग्जैक्टली ये क्या है। ऑपरेशन सर्व शक्ति, जहां पर हमने जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इसे लॉन्च किया, इसका जेनेसिस क्या है। देखिए, पाकिस्तान के जो प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो लगातार इंडिया में अटैक करते रहते हैं। जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स, अंडर दिस पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स हमने ये देखा है कि वो मल्टीपल अटैक्स करते हैं आतंकवादियों की मदद से। उनका ये जो आतंकवादी रवैया है वो आपको ना केवल देखने को मिलता है इंडिया में, बल्कि वो ईरान में भी अटैक्स किया करते हैं। अभी ईरान के साथ जो पाकिस्तान का विवाद है उस पर हमने चर्चा की ही थी, जहां पर ईरान ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने कहा कि उसमें 2 बच्चों की मौत हुई है। वहीं अब ये खबर आ रही है कि एक काउंटर अटैक भी किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, और पाकिस्तान के द्वारा जो काउंटर अटैक किया गया है उसमें ईरान की ओर से कई सारे लोग मारे गए हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी एस्केलेट होती हुई दिख रही है। पाकिस्तान और ईरान के बीच के संबंध खराब है। इंडिया का स्टैंड बिल्कुल साफ है। इंडिया ने बोला, देखो वैसे तो ये मामला 2 देशों के बीच का है और वो ईरान और पाकिस्तान है, लेकिन फिर भी इंडिया जो ईरान की प्रॉब्लम्स है उनको समझता है। हम हर तरीके से आतंकवाद का विरोध करते हैं। अब जो पाकिस्तान का ये रवैया है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने का, वो तो जम्मू एंड कश्मीर में भी चलता है। और थोड़े समय पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। नहीं भी याद हो तो ऐसा नहीं है, आप कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाओगे। मैंने आपको बताया था कि पहले जो अटैक्स हुआ करते थे ना, वो आप देखो तो कश्मीर वैली में हुआ करते थे, मतलब कि इस हिस्से में ये अटैक्स हुआ करते थे। लेकिन अब ये अटैक ना नीचे जम्मू रीजन में भी होने लगे हैं। इसके पीछे हमने कई सारे कारणों पे चर्चा की थी, बिकॉज जो कश्मीर का रीजन है, कश्मीर के रीजन में अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है मिलिट्री हमारी, आर्मी हमारी, तो वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन मुश्किल हो गया है। तो अब ये लोग अटैक कहाँ कर रहे हैं, ये लोग अब पूंछ और राजौरी का जो एरिया है ना उसको टारगेट कर रहे हैं। पूंछ और राजौरी का एरिया आप यहाँ मैप में देख लो एक दफ़ा। देखो ये जम्मू एंड कश्मीर है ना, तो ये जो पार्ट है ये तो देखो पाकिस्तान ने कब्जा के रखा हुआ है। बट ये देखो कश्मीर का एरिया है जो रेड कलर में है, बिल्कुल छोटा वैसे दिख रहा होगा आपको। बट ये जो 2 स्पॉट्स हैं ना, ये पूंछ और राजौरी हैं। तो ये एरिया कंपैरेटिवली स्टेबल रहा करता था, लोग यहाँ पे टूरिज्म के फॉर्म में जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर भी जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो टारगेट कर रहे हैं। तो हमें तो देखो भैया ये एरिया चाहिए शांत, और हमें जब ये एरिया शांत चाहिए तो हम तो हैं पूरी तैयारी में। तो इंडियन आर्मी ने इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन में जो पूंछ और राजौरी सेक्टर है, पीर पंजाल रेंज का जो साउथ का एरिया है, आप मैप में देखो, मैप में देखोगे ना तब ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ये पीर पंजाल रेंज आपको दिख रही है, ये है पीर पंजाल। इनके साउथ का ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, हमें इस एरिया को सिक्योर करना है। इसी के साउथ के एरिया में यहाँ पर आपको पूंछ और राजौरी भी मिल जाएंगे। तो जो पूंछ और राजौरी का एरिया है, इस एरिया में हमारी आर्मी चाहती है कि शांति रहे, यहाँ पाकिस्तान की नौटंकी नाटक ना चले। वो ईरान के साथ अभी भिड़े हुए हैं, भिड़े रहें, हमारे साथ भिड़ेंगे लगेंगे तो हम सबक सिखाते रहते हैं, फिर से सिखाएंगे। लेकिन ठीक है, एक समय के बाद पाकिस्तान को रियलाइज़ हो जाना चाहिए ना कि मतलब आप हर तरफ से आतंकवादी भेजते रहोगे, ये स्ट्रेटजी आखिर कब तक काम करेगी। इंडियन आर्मी ने इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस, CRPF, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, इंटेलिजेंस एजेंसी, इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया है। ज्योग्राफिकल फोकस है पीर पंजाल रेंज के साउथ का एरिया, पूंछ और राजौरी सेक्टर। इन दोनों सेक्टर्स में आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा अंडर दिस ऑपरेशन सर्वशक्ति। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब ऐसा कोई ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इसके पहले ऑपरेशन सर्प विनाश भी शुरू किया गया था। सर्प कौन? आतंकवादी, ये सांप हैं जो वहाँ पे लोगों को डसते हैं, उनकी जान को खतरा पहुँचाते हैं। इस इनिशिएटिव को पीर पंजाल रेंज के साउथ में ही 2003 में लॉन्च किया गया था, और इसके तहत हमने एक दफ़ा वहाँ पे आतंकवादियों का सफाया किया था। एक बार फिर से आ गया है ऑपरेशन सर्व शक्ति। हम अपनी पूरी शक्ति यहाँ पे लगाएंगे और आतंकवादियों को यहाँ से खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को लेकर है। लग्जमबर्ग ने अभी मॉरिशस को ओवरटेक कर दिया है और लग्जमबर्ग इंडिया का 3rd लार्जेस्ट FPI बन गया है। FPI का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एक कंट्री के तौर पे। फ्रांस भी टॉप 10 में है। इसके पहले कि हम इन सवालों के ऊपर मतलब इस पूरे आर्टिकल के ऊपर बात करें, कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है, जैसे कि लग्जमबर्ग कहाँ है,
मॉरिशस कहाँ है और भला ये एफपीआई क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको लग्जमबर्ग की लोकेशन दिखाता हूँ। ध्यान देना, ये है यूरोप का मैप। यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्रांस और ये है जर्मनी। यहाँ पर जो रेड कलर का छोटा सा देश आपको दिख रहा है ना, ये लग्जमबर्ग है। और लग्जमबर्ग एफपीआई में तीसरे नंबर पे आ गया है। मतलब ये एक छोटा सा यूरोपियन देश है। तो मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज की ओर से जो एफपीआई इंडिया में आ रहा है, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। अब अगला सवाल आता है कि मॉरिशस कहाँ है, जिसको अभी एक स्पॉट लूज करना पड़ा है। तो मॉरिशस देखो यहाँ पे, ये है अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट, ये है मेडागास्कर, और यहाँ पे एक छोटे आइलैंड कंट्री के फॉर्म में आपको मिलता है मॉरिशस। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी यूरोपियन कंट्री लग्जमबर्ग की लोकेशन, और यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल इंडियन ओशियन रीजन में जो आइलैंड कंट्री है मॉरिशस, उसकी मैंने यहाँ पे आपको लोकेशन दिखा दी। अब इन दोनों मैप्स को देखने के बाद हम ये चार्ट देखते हैं। देखो यहाँ चार्ट में पहले थर्ड स्पॉट पे हुआ करता था मॉरिशस, लेकिन अब थर्ड स्पॉट पे आ गया है लग्जमबर्ग, और मॉरिशस एक स्पॉट नीचे चला गया है चौथे स्पॉट पे। अब इसके पहले कि हम इस बारे में बात करें कि कौन कहाँ कैसे गया और क्यों गया, हम बात करते हैं एफपीआई के बारे में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखो, एक होता है एफडीआई। एफडीआई जो होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है। एफडीआई में इन जनरल अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 10% से ज़्यादा स्टेक्स लेने पड़ते हैं। मतलब 10% ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना पड़ता है। वो इन्वेस्टमेंट स्टेबल होता है, आप अचानक से उसे लेकर भाग नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जो सिनेरियो है एफपीआई का, एफपीआई इन जनरल एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें आप अपना पैसा बहुत लंबे समय तक नहीं लगाते हो, और इसमें इन जनरल जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी भी कंपनी में वो 10% से कम होता है। इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कम पाबंदी होती है, और ये इन्वेस्टमेंट अक्सर फाइनेंशियल एसेट्स में लगाया जाता है। वो यहाँ पर कोई ब्रिज, कोई बिल्डिंग, कोई डैम, उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो किसी कंपनी के स्टॉक में, बॉन्ड में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ लॉस होने वाला है, तो अपना पैसा लेकर निकल भी जाते हैं। तो एफडीआई एफपीआई की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन एफपीआई भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट देता है इकॉनमी को। इसमें जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको शॉर्ट टर्म गेन होता है, और इसी लिहाज से ये एफडीआई से डिफरेंट भी हो जाता है। यहाँ पर देखो एक प्रॉपर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एफडीआई और एफपीआई के बीच में। एफडीआई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपने एक बार इन्वेस्ट किया है तो आप लंबे समय तक यहाँ पे रुकोगे, लेकिन और इसमें आप पैसा तुरंत लेके भाग भी नहीं सकते, नियम कानून भी सख्त होते हैं। जबकि जो एफपीआई है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप पैसा 10% से कम किसी भी एंटिटी में इन्वेस्ट कर देते हो, आपको लगता है नुकसान होने वाला है, ले लो अपना पैसा और निकलो आराम से, ठीक है। यहाँ पे जो पैसा होता है वो फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है। कोई डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ये पैसा अपना इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो फाइनेंशियल एसेट्स में किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर एक्चुअली में आप एक इंटरप्राइज की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हो, और कई बार तो उसका मैनेजमेंट का कंट्रोल भी आप अपने हाथ में लेते हो एज पर द शेयर यू आर हैविंग इन दैट कंपनी। लेकिन यहाँ पर केवल आप कैपिटल अवेलेबल करवाते हो, सिर्फ पैसा देते हो, इसके अलावा आप उस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो, पैसा देते हो, फायदा कमाते हो। जब भी एफडीआई आता है, अगर कोई किसी कंपनी में 25%, 30% स्टेक्स ले रहा है, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आता है, मार्केट की एक्सेस लेकर आता है, और मैनेजमेंट के इनपुट्स भी लेकर आता है, ताकि वो उस कंपनी को आगे बढ़ाए और उसका फ़ायदा भी वो गेन कर ले जाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एफपीआई है उसमें कैपिटल इन्फ्लो ही केवल होता है, वो बाकी कंपनी के अफेयर्स में ना तो इंटरेस्ट लेते हैं और ना ही ध्यान देते हैं। एफडीआई हमेशा प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। जब कंपनी पहली बार अपना शेयर निकालती है तो लोग एफडीआई के फॉर्म में दूसरी कंट्री वहाँ पर इन्वेस्ट कर देती है। एफपीआई यूजुअली जो शेयर्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, यानी कि सेकेंडरी मार्केट, उन पर इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर जो एंट्री और एग्जिट है दोनों ही डिफिकल्ट होता है। बहुत आसानी से आप खूब सारा पैसा किसी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वंस यू हैव इन्वेस्टेड तो आप बात बात पे अपना पैसा लेके भाग नहीं सकते, क्योंकि इससे उस कंट्री की इकॉनमी वोलाटाइल हो जाती है। तो एफडीआई में ना तो बहुत आसानी से इन्वेस्ट करने दिया जाता है, और ना ही अगर इन्वेस्टमेंट हो गया है तो लेकर भागने दिया जाता है। लेकिन एफपीआई यहाँ पर एंट्री और एग्जिट दोनों ही आसान होते हैं। एफडीआई जो है वो कंपनी के प्रॉफिट के साथ कनेक्टेड होता है, जबकि अगर आप बात करते हो एफपीआई का तो वो केवल कैपिटल गेन के लिए होता है, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फायदा कमाएंगे। ये बहुत स्पेक्यूलेटिव नहीं होता, मतलब ये इकॉनमी में पैसा आने के बाद इकॉनमी को स्टेबल बनाता है, लेकिन ये स्पेक्यूलेटिव होता है, क्योंकि उनको माहौल ख़राब लगेगा तो भाग जाएंगे, फिर अचानक से जो स्टॉक मार्केट होता है वो नीचे आ जाता है। इसका एम्प्लॉयमेंट और लेबर एंड वेजेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, क्योंकि जब इतना चंक ऑफ अमाउंट आता है ना तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, वेजेस भी बढ़ते हैं। लेकिन इनका एम्प्लॉयमेंट और वेजेस पे कोई कुछ खास डायरेक्ट जो प्रभाव है वो पड़ता नहीं है, मतलब ये इन्वेस्ट कर देते हैं, बस इतना ही मामला है। तो ये तो मैंने बता दिया कि आपको एफडीआई और एफपीआई के बीच में अंतर क्या है। अब यहाँ पे मामला है एफपीआई का।
FPI मतलब कि शॉर्ट टर्म में कुछ कंट्रीज हैं जो इंडिया में खूब इन्वेस्ट करती हैं। तो FPI हमें सबसे ज़्यादा US से मिलता है, फिर सिंगापुर से मिलता है। पहले थर्ड नंबर पे मॉरिशस था, लेकिन अब लग्जमबर्ग आ गया है। ध्यान दीजिएगा, इस लिस्ट में आपको आयरलैंड, कनाडा और नॉर्वे भी मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि जो 10th स्पॉट है ना, वो फ्रांस को मिल गया है। तो फ्रांस जो 10th स्पॉट पर आया है, ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। नाउ ग्लोबली लग्जमबर्ग का जो इक्विटी एसेट है वो सेकेंड रैंक पे आता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के जस्ट बाद। लेकिन इंडिया में अभी जो सिनेरियो है वो सिंगापुर का है। यहाँ पर देखो, इंडिया यूरोप के जो टाइज हैं वो बढ़िया हो रहे हैं। 3 फाइनेंशियल एग्रीमेंट हाल फिलहाल में साइन किए गए हैं यूरोप के साथ। उसी के रिजल्टेंट जो लग्जमबर्ग है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, उनका FPI इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ गया। फ्रांस भी टॉप 10 में आता है। 74% की उनकी ग्रोथ है FPI इन्वेस्टमेंट की। इसमें एक बड़ा रोल डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTTA का है। DTTA इस बात को इंश्योर करता है कि एक इन्वेस्टर अपनी होम कंट्री और जो इन्वेस्टिंग कंट्री है दोनों जगह टैक्स ना दे, बल्कि एक ही जगह दे जहां उसके पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। आयरलैंड और नॉर्वे भी एक पोजीशन जंप कर गए हैं, 5th और 7th पोजीशन पर वो हैं। आयरलैंड काफ़ी ज़्यादा टैक्स इफिशियंसीज मेंटेन करता है, उसकी ग्लोबल रीच अच्छी है। आयरिश टैक्स में काफ़ी छूट मिलती है इनकम और गेन में। इस वजह से भी आयरलैंड का जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो बाकी के देशों में ठीक ठाक रहता है। तो ये तो पूरा मामला हो गया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अपने अगले आर्टिकल के ऊपर, एंड दैट इज अबाउट कुकी जोमी ट्राइब। अभी देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मणिपुर की सरकार से ये बोला कि देखो, कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि कुकी और जो जोमी ट्राइब्स हैं, आप इनको ST का दर्जा मत दो मणिपुर में, इनको बाहर कर दो। तो आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करोगे क्या? देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो मणिपुर ने बोला कि क्या बोल रहे हैं, पहले हम ही को बता दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, ये लोग बोल क्या रहे हैं ना कि ये कुकी और जोमी ट्राइब के जो लोग हैं ना, ये मणिपुर के नेटिव नहीं है, और किसी ट्राइब को ST का दर्जा तभी मिलना चाहिए जब वो स्टेट का नेटिव हो। तो कुकी और जोमी जब वहाँ के नेटिव नहीं हैं, तो हमने उन्हें ST का दर्जा वहाँ क्यों दिया हुआ है, इनको मत दो ना, हटा दो। तो मणिपुर की सरकार ने कहा ठीक है भाई, हम देखते हैं कि हाँ इनको यहाँ पे ST का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये तो पूरा मामला है। अब देखो, पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक जजमेंट भी दिया था, जहाँ पे एक डिमांड को उन्होंने सुना था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी कंट्री में, किसी स्टेट में आप किसी ट्राइब को ST का दर्जा दे रहे हो, तो कम से कम वो उस देश की नेटिव ट्राइब होनी चाहिए, अगर वो स्टेट की नहीं भी है तब भी। जू ट्राइब की बात करो, जू ट्राइब इंडिया की नहीं है, ये म्यांमार के चिन स्टेट से माइग्रेट होकर यहाँ पे आई है। इनफैक्ट जब प्री इंडिपेंडेंस सेंसस हुआ था 1931 वाला, तो वहाँ पे तो इस जू ट्राइब का जिक्र भी नहीं था। तो फिर ये मणिपुर में ST लिस्ट में कैसे है? आप इनको हटाओ। तो यहाँ पे मेन मामला ये है कि उस कंट्री की तो कम से कम वो नेटिव ट्राइब होनी चाहिए ना, तब तो आप उसको ST का दर्जा दोगे। किसी दूसरे देश से कोई ट्राइब आ गई है तो आप उसको ST का दर्जा दे दोगे, ये तो गलत बात है ना। तो ये मामला बोला गया कि इन्वेस्टिगेट करो। कुकी और जोमी ट्राइब की बात करते हैं। ये जो ट्राइब्स हैं ना, ये एथनिक ग्रुप हैं जो बांग्लादेश के रीजन से आई हुई हैं। ये मेनली आपको मणिपुर और मिजोरम में मिलेंगे, हालांकि ये इंडिया के नेटिव नहीं माने जाते। इन्हें चिन या मिजो भी कहा जाता है। कॉमन एंसेस्ट्री है चिन और मिजो की। ये लोग चिन, कुकी, मिजो लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि तिब्बतो बर्मन ब्रांच से बिलोंग करता है, सिनो तिब्बतन लैंग्वेज के। तो खैर ये तो बात है, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन असल मामला ये है कि किसी भी ट्राइब को ST लिस्ट में डालने और उन्हें वहां से बाहर करने का क्या क्राइटेरिया है। कोई भी ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी ST लिस्ट में इंक्लूड या एक्सक्लूड की जा सकती है केवल एक लॉ के जरिए जो पार्लियामेंट ने बनाया हो, और ये कहा जाता है आर्टिकल 342 के तहत कि कोई भी शेड्यूल ट्राइब तभी शेड्यूल ट्राइब बन सकती है जब उसे सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट बाय लॉ ऐसा करे। तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था जिसमें उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि देखो, किसी भी ट्राइब को ST का दर्जा देने में स्टेट गवर्नमेंट का, कोर्ट का, किसी ट्रिब्यूनल का या फिर किसी अथॉरिटी का कोई रोल नहीं हो सकता। ये काम सोनली पार्लियामेंट करेगी, क्योंकि इसका जिक्र आर्टिकल 342 में किया गया है। आर्टिकल 342 केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को, आई विल से नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, आई विल से पार्लियामेंट, केवल पार्लियामेंट को ही अधिकार देता है, तो कोई और नहीं करेगा। लेकिन देखो, ये ना मुद्दा थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाता है। पॉलिटिकल कैसे हो जाता है कि आप किसी ट्राइब को जब ST का दर्जा देते हो तो आप उसका सपोर्ट ले लेते हो, लेकिन अगर आप वो दर्जा हटाते हो ना तो आपका सपोर्ट जाता भी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी से ये नहीं चाहती है कि ये काम वो अकेले करें या फिर इसमें पूरा ब्लेम उनके ऊपर आए। तो काम तो पार्लियामेंट का होता है, लेकिन पार्लियामेंट में तो होगा वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट मेजोरिटी में जो है वो करेगी। तो उन्होंने जबरदस्ती ये नियम बना रखा है कि देखो, मामला मानते हैं कि पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट ही किसी ट्राइब को ST बनाएगी या हटाएगी, लेकिन हमें उसके पहले स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन चाहिए।
हमें चाहिए प्रपोजल। आप हमारे पास प्रपोजल भेजो। आप कहोगे कि सर अगर किसी को एसटी का दर्जा दे रहे हैं तब तो फायदा है, तो उसमें स्टेट को क्रेडिट क्यों देंगे? देखो, जब आप किसी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दोगे ना, तो बहुत सारी कम्युनिटीज और नाराज हो जाएंगी क्योंकि उनका रिजर्वेशन कटेगा, तो रिस्क दोनों में होता है। इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं आपको एक पॉलिटिकल डायमेंशन समझा रहा हूं कि जब कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई स्टेट का कोई रोल नहीं है किसी भी ट्राइब को एसटी का दर्जा देने में, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बोलती है कि हमें स्टेट का प्रपोजल चाहिए, उसके बाद ही हम पार्लियामेंट से लॉ बना के उसे एसटी का दर्जा देंगे, ताकि जो ब्लेम आना है वो सेंटर पे अकेले क्यों आए, स्टेट पर भी तो जाना चाहिए ना। तो वो यही मामला फॉलो करते हैं, स्टेट से बोलेंगे प्रपोजल दो, उसके बाद हम पार्लियामेंट से बिल पास करवा के इन्हें एसटी का दर्जा देंगे। जो क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देने में, वो 1965 में एक लोकुर कमेटी बनी थी, उसी की रिकमेंडेशन फॉलो की जाती है। लोकुर कमेटी ने कुछ बातें बोली थी, जैसे कि प्रिमिटिव ट्राइब होनी चाहिए, वो अभी भी हंटर गैदर टाइप से रहते हों, उनका एक स्पेसिफिक कल्चर हो, वो ज्योग्राफिकली एक सर्टेन एरिया में रहते हों, हर जगह घूम घूम के ना टहलते हों, शाई हों, मतलब बाकी की सोशल कम्युनिटीज़ के साथ बहुत आसानी से मिक्स ना होते हों, या और वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हों और बाकी कम्युनिटी के साथ कॉन्टैक्ट में ना आते हों। ये क्राइटेरियाज अगर हैं तो आप उन्हें एसटी का दर्जा दे दो, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये तो पूरा मामला हमने यहां पर देखा। अब यहां पर देखो, ये आर्टिकल वैसे मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, ये मैंने लास्ट दिन आपको डिस्कस किया था ग्रीनलैंड के ग्लेशियर के बारे में, जब मैंने बताया था कि हाँ, एक्सपेक्टेशन से 20% ज़्यादा जो ग्रीनलैंड की आइस शीट्स हैं वो पिघल गई हैं। तो ये आर्टिकल यहाँ पे अगेन था, मैंने उसे मिस आउट किया है क्योंकि मैं इसको पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है, हमारा जो अगला आर्टिकल है वो जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन के बारे में है। एक नया बवाल आने वाला है। ये नया बवाल क्या है? अभी तक आपने देखा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखो इन्होंने क्या बोला कि अब हम एक जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन लेके आएंगे इंडिया के अलग अलग रूट्स में। इससे जो टोल प्लाजास के ऊपर कंजेशन होता है वो कम हो जाएगा। सरकार लगातार जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है और टाइम है उसको कम करने के एफर्ट्स कर रही है। पहले क्या होता था कि आप टोल प्लाजा पे जाते थे तो वहां पर आपको जाके यहाँ पे पैसे पे करने पड़ते थे और फिर आप आगे बढ़ते थे। पैसे पे करने में टाइम लगता था ना, इससे गाड़ियों की बहुत लंबी लाइन लग जाती थी। इस चीज़ को रिमूव करने के लिए सरकार ने क्या किया कि उन्होंने जो फास्ट टैग है उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। अब आपकी व्हीकल के ऊपर एक कार्ड लगा रहेगा, आप जाओगे, RFID टेक्नोलॉजी से पैसा ऑटोमेटिकली कट जाएगा और आप अपने घर चले जाओ या फिर जहां पे जा रहे हो वहां चले जाओ। इससे टाइम बचने लगा और अब गाड़ियां आसानी से टोल प्लाजा से गुजरने लगी। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि इसमें भी कम से कम 30 सेकंड का टाइम तो लगता ही है। आप जाओगे, 30 सेकंड तक वहां पे ठहरोगे और उसके बाद जो आपका टोल है वो कट पाएगा। कई बार 1 मिनट भी लग जाता है। सरकार चाहती है कि और कम टाइम लगे, मतलब टोल पे आपको रुकना ही ना पड़े और आपका टोल कट जाए। अब ये भला कैसे होगा कि टोल पे रुकना ही ना पड़े और टोल कट जाए? हमने देखा है कि कई सारी जगहों पर ऐसे स्पीडोमीटर्स लगे होते हैं सड़कों के ऊपर। अगर आप यहाँ पे गाड़ी को तेजी से लेके जाएंगे तो आपकी स्पीड को ट्रैक करेगा। अगर स्पीड लिमिट 100 है और आप 100 के ऊपर गए हैं तो आपका चालान कट जाएगा। इसका एक और इस्तेमाल हो सकता है ना, एक इस्तेमाल और इसका क्या हो सकता है कि जैसे ही आप यहाँ से गुजरो, ये आपके नंबर प्लेट को डिटेक्ट कर ले और ये आपके नंबर प्लेट को डिटेक्ट करके ये देख ले कि इस रोड पर आगे ये टोल प्लाजा है। ठीक है, या मान लो इसके पहले ये टोल प्लाजा था, आप उसे क्रॉस करके आए हो, तो वो आपका टोल ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। ये तो एक तरीका है कि ये कैमरा आपके नंबर प्लेट को डिटेक्ट करके आपका जो टोल है वो काट दे। ये एक तरीका हुआ। एक और तरीका है, देखो एक दूसरा तरीका क्या है कि क्यों ना आपकी गाड़ी में ही, आपके व्हीकल में ही एक जीपीएस डिवाइस लगा दी जाए और वो जो जीपीएस डिवाइस है वो आप जहां जहां रोड पे ट्रेवल कर रहे हो वो बताता रहे। अगर आप इस सड़क से गुजरे तो आप टोल प्लाजा पे रुको मत, बस वो जीपीएस डिवाइस से डिटेक्ट कर लेगी कि आपने एक टोल प्लाजा क्रॉस किया है और आपका जो टोल है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। अब है तो बड़ा बढ़िया, देखो रुकना नहीं पड़ेगा, बड़े आराम से आप निकल जाओगे। बट सोचो तो बात क्या हो रही है, क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि आपकी गाड़ी में, आपके व्हीकल में हम एक जीपीएस डिवाइस लगा देंगे, मतलब आप जहां पे भी जाओगे ना, किसी को पता होगा कि आप कहां जा रहे हो। अब ये तो आपकी प्राइवेसी को सीधा सीधा हिट करने वाली बात है ना। तो देखो ये जो पूरा मामला है ना, है तो बड़ा मजेदार, लेकिन इसमें एक अदर डायमेंशन भी है कि ये जो है ये आपकी प्राइवेसी को हर्ट करेगा। कोई आपकी गाड़ी को ट्रैक करेगा कि आपकी व्हीकल जा कहां रही है। अब यहाँ पे देखो, शुरू में तो वॉलंटरी ऑप्शन होगा, आपसे बोलेंगे कि भैया आपकी गाड़ी में लगा दी क्या जीपीएस, आप बोलोगे ठीक है लगा दो, तो लगाएंगे। बाद में हो सकता है सरकार मैंडेटरी भी कर दे। लेकिन अब इस पे देखो कंसर्न है, प्रॉपर कंसर्न है। मतलब मैं क्यों बताऊं कि मुझे कहां जाना है? आप केवल ये थोड़ी देखोगे कि आप केवल टोल थोड़ी काटोगे, आप तो लगातार मॉनिटर कर सकते हो ना कि मैं ट्रेवल कर कहां रहा हूं।
ये गलत है, ये गलत है। तो सरकार कह रही है कि वो इसमें जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करेंगे और उसके बाद ये जो जीपीएस टोल कलेक्शन सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी इसको कैसे करेंगे, अब ये देखते हैं। हो सकता है कि शुरू में जो प्राइवेट व्हीकल्स हों उस पर ये लागू ना किया जाए और जो कमर्शियल व्हीकल्स हों केवल उन पर ही लागू किया जाए। अब कमर्शियल व्हीकल्स का प्राइवेट इस्तेमाल करोगे क्यों? कमर्शियल व्हीकल्स कमर्शियल पर्पज से हैं तो वो जहां जा रही हैं जानने दो कहां जा रही हैं। प्राइवेट व्हीकल्स में हो सकता है ये मॉडल ना अप्लाई किया जाए, यही किया जा सकता है। कमर्शियल व्हीकल्स में भी कंसर्न रहेंगे। खैर, आप बताना कि ये कितना मजेदार है और आपको क्या कंसर्न फील होता है। क्या ऐसा सिस्टम हमें लाना चाहिए जहां पे कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी में जीपीएस लगा दे जस्ट बिकॉज उन्हें टोल का कलेक्शन करना है? ठीक है, चलो, ये हमारा लास्ट आर्टिकल है, दैट इज अबाउट 16 फाइनेंस कमीशन। इस आर्टिकल के बारे में पहले भी चर्चा हुई है, एक रिवीजन के पर्पज से इसको देख लो। देखो, 18 जनवरी को ना अभी 3 ऑफिसर लेवल की पोस्ट क्रिएट की गई है 16 फाइनेंस कमीशन के लिए। अरविंद पनगड़िया ये चेयर करने वाले हैं 16 फाइनेंस कमीशन को। ये तो मैंने आपको बता दिया था न्यूज़ में पहले ही। मैंने बताया था कि 3 मेंबर्स भी आने हैं, वो जब आएंगे तो न्यूज़ आएगी, मैं बता दूंगा। तो न्यूज़ आ गई है और ये जुड़ गए हैं। ये तीनों लोग असिस्ट करेंगे अरविंद पनगड़िया जी को फाइनेंस कमीशन को उनकी रिपोर्ट तैयार करने में। 16 फाइनेंस कमीशन में ये जो नई पोस्ट ऐड हुई है इसमें 2 तो ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोजीशन है और एक इकोनॉमिक एडवाइजर की है। जो न्यूली क्रिएटेड पोजीशंस हैं वो कमीशन को सपोर्ट करेंगे उनके काम में। अरविंद पनगड़िया जी चेयरपर्सन बनाए गए हैं 16 फाइनेंस कमीशन के। ऋत्विक राजनम पांडे ये सेक्रेटरी के पद पे आए हैं। कमीशन को अपनी रिपोर्ट जो है वो 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपनी है। बाकी 1 अप्रैल 2026 से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा 5 सालों के लिए और उसी के बेसिस पे सारा काम चलेगा। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हर 5 साल में आर्टिकल 280 का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट बनाते हैं। 1951 में पहली बार ये पहला कमीशन बनाया गया था, फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1951 के तहत। रिकमेंडेशन ये देते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस की शेयरिंग कैसे हो, सेंटर जो स्टेट्स को ग्रांट देता है वो कितना और कैसे दिया जाए, स्टेट अपने फाइनेंसेस को कैसे इनहेंस कर सकते हैं ताकि वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के फंड्स को बेटर कर सके। कोई और काम अगर कहा जाता है फाइनेंस कमीशन को रिकमेंड करने को तो वो रिकमेंड करते हैं। तो ये तो फाइनेंस कमीशन का काम है, ये आपका एक रिवीजन भी हो गया। लास्ट टाइम जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, उसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर्स होते हैं वो 6 महीनों के विदिन अगर कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करने दिया जाता और ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कमेंट बॉक्स में, ये कौन सी रिपोर्ट्स हैं इनमें जो आपके सामने लिस्ट आउट करके दी गई हैं जो प्रेसिडेंट के पास जाती हैं ताकि वो पार्लियामेंट में जा सकें? यूनियन फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन, पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की रिपोर्ट। कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखवा देते हैं। तो इनमें से कौन सी रिपोर्ट है जो प्रेसिडेंट के पास जाती है ताकि पार्लियामेंट में जा सके? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको पता है सेशन की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अचीव कर सकते हैं, वहां पे पहुंच सकते हैं और ये बाकी आप जो एड्रेस है उसको भी टाइप कर सकते हैं अटेंड करने के लिए, मतलब उस तक पहुंचने के लिए आप इस क्यूआर कोड को यूज कर सकते हो। हर दिन की तरह सेशन के लास्ट में आपको मिलेगा एक मैप बेस्ड क्वेश्चन। ये है अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट और यहाँ पर एक येलो कलर में हाईलाइटेड कंट्री है। मैं तो बस इतनी ही दरकार करूंगा, एक छोटी सी जो कहानी है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो ये है कि इसका नाम क्या है। जस्ट बता दो ना इस कंट्री का नाम क्या है, और अगर आप कैपिटल भी बता दोगे तो थोड़ा सा मैं और एहसान मान लूँगा आपका। तो इसका नाम और कैपिटल कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो। कोशिश करना कि गूगल ना करना पड़े। एटलस है तो एटलस में देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गूगल मत करना। एटलस में देख के मुझे आंसर करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर दैट इन कमेंट बॉक्स। तो चलिए इस सेशन को यहीं पेंड करते हैं विद द होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया, आपको मजा आया और आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ दिस सेशन बढ़िया चल रही है। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।